नमस्कार बच्चों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सभी एग्जाम्पल्स अपन कर चुके हैं। एक न्यूमेरिकल बुक में था, वो भी अपन ने ले लिया है। ठीक है, अब गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन, ये आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है साहब, यानी हम यूं समझें कि अब जिसके आप अपवर्तन समझते थे, भाई आप तो अपवर्तन का मतलब लेंस ही समझते थे, जबकि अभी तक तो लेंस आपके सामने लाया ही नहीं गया। लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि आपके सामने लेंस आने वाला है। सिलेबस की ये टॉपिक देने की समझ बड़ी गहरी है। सिलेबस आपको ये समझाना चाहता है कि कांच या कोई पारदर्शी माध्यम आवर्धन नहीं करता। आवर्धन पारदर्शी माध्यम का काम नहीं है। आवर्धन का मतलब आकृति को बड़ा या छोटा करना, वस्तु को छोटा या बड़ा करना पारदर्शी माध्यम का काम नहीं है। ये करिश्मा उसकी आकृति का है, जो गोलीय होती है। तो इस टॉपिक तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस टॉपिक की गहराई समझना अत्यंत आवश्यक है कि टॉपिक लाया क्यों गया। तो इस टॉपिक के लाने के पीछे जो साइंटिफिकल रीजन है वो आपको ये बताना है सिलेबस का कि भैया कमाल पारदर्शिता में नहीं है, न वो कांच में है न कोई और पारदर्शी माध्यम में। जो आप कमाल देखते हो लेंस से, दर्पण से, वो उसके गोलीय आकृति का कमाल है। इसीलिए गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन आप सामने पढ़ रहे हो, लेंस से भी नहीं पढ़ रहे हो। यह आपको केवल एक गोलीय पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन को बताएगा, जानकारी देगा। वो मेरे द्वारा देगा, सिलेबस दे रहा है, मैं माध्यम हूं कि ये जानकारी मेरे द्वारा आ रही है। फिर जाके दो गोलीय पृष्ठों को जोड़ेंगे, जो आकृति बनेगी उसे आप लेंस कहते हैं, है ना। तो कमाल यहां पे ये देखना। अब सब गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन, तो गोलीय पृष्ठ दो होती है, एक अवतल अपवर्तक पृष्ठ और दूसरी होती है उत्तल अपवर्तक पृष्ठ, है ना। ठीक है सब। अब सबसे इजी अगर आप समझना चाहते हैं तो सबसे इजी तो आपके लिए रहेगा अवतल
अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है ना। सबसे जो कंफर्टेबली आप समझ पाओगे वो आप समझोगे अवतल अपवर्तक पृष्ठ से। उत्तल अपवर्तक पृष्ठ का भी चित्र बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसे विन्यास बनाएंगे अपन, तो विन्यास तो इसके बहुत सारे बनेंगे। पहले मैं एक चालू कर दूं, फिर उससे समझाऊंगा आपको कि कितनी सारी संभावनाएं हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन टॉपिक में स्टार्ट कर दें अवतल अपवर्तक पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है सब। अभी उत्तल से नहीं, अब अपन ले रहे हैं अवतल अपवर्तक पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, चलो सब मैं चित्र इधर बनाऊंगा। चित्र इसका बड़ा बहुत बारीक बनेगा। बारीक का मतलब आपको कंसंट्रेट होकर ही समझना पड़ेगा, है ना। ये सब कोई परिच्छेद है, कोई माध्यम है, परिच्छेद का मतलब। ठीक है, अब ये कांच हो कि क्या हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। चित्र में हमेशा इससे चित्र को बड़ा आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब ऐसे तो ये इसका काट कैसा भी रहा हो, हमें तो गोलीय पृष्ठ और फिलहाल कौन सी वाली अवतल पृष्ठ बनानी है, तो इसको काटेंगे हम। ये सब इसको इस तरह से आप काट दो अवतलाकार। ठीक है, इसका जो परिच्छेद आपको दिख रहा है एक्स वाई जेड, वाई ध्रुव है, आप समझ ही गए होंगे। ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, है ना। वक्रता केंद्र अगर देखना चाहते हो आप तो इससे गोला बना लो। इस गोले के केंद्र को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र से अपवर्तक पृष्ठ के केंद्र मतलब ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। गोले को तो मिटा दूंगा मैं ना, गोले को ये बाहर का सरफेस मिटा देना, क्योंकि वैसे ये चित्र बहुत डेप्थ में जाएगा। इसमें फिर ये कोई भी चीज रहेगी तो वो अपने इंटरफेयर करेगी, है ना। तो सब ये अवतल अपवर्तक पृष्ठ, इधर विरल माध्यम है ना। बहुत आज बोलूंगा कम, में थोड़ा गला खराब हो रहा है ना मेरा, तो बोलूंगा कम, दिखाऊंगा ज्यादा। ये विरल माध्यम है, इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 है। ये सघन माध्यम है, इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है। निरपेक्ष अपवर्तनांक से तो काम चलेगा नहीं। अब आप वस्तु यानी बिंब कहां ले रहे हो, अपन ले रहे हैं सब विरल माध्यम में। अपन वस्तु को विरल माध्यम में ले रहे हैं। जब वस्तु को विरल माध्यम में ले रहे हैं तो फिर विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक अपने को चाहिए, यानी अपने को चाहिए सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल के सापेक्ष।
इसको अपन कह देते हैं एन। ये हुआ साहब एक तरह से इस पदार्थ का अपवर्तनांक, जिसके से परिच्छेद आपने काटा है। दोबारा ध्यान से समझें। N1 निरपेक्ष अपवर्तनांक है विरल माध्यम का, N2 निरपेक्ष अपवर्तनांक है सघन माध्यम का। ये तो निरपेक्ष है, लेकिन किरण तो विरल से सघन में जा रही है, तो मुझे तो विरल के सापेक्ष माध्यम का लेना पड़ेगा। तो सब इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? n। आप चाहो तो 1n2 लिख दो, 1n2 का मतलब n हो गया। ठीक है सब, ये तो होगी एक बात। अब क्योंकि अपन ने डिसाइड कर लिया कि अपन वस्तु को रखेंगे विरल माध्यम में, ठीक है, तो अपन बिंब ले लेते हैं। कलर सेलेक्ट करने पड़ेंगे अपने को, बड़े कलर से काम चलेगा यहाँ पे। ये इसको थोड़ा सा पहले मैं हल्का सा लंबा कर दूं ना, ये कर दिया। थोड़ा तिरछा विरछा होगा तो अब चलेगा ना। ये सब वस्तु ले ली अपन ने, येलो कलर में ले ली। चलो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, तो अपन ने बिंब लिया, बिंदु जैसा अति सूक्ष्म बिंब ले लिया। चित्र बहुत ध्यान से समझना सब। एक किरण तो डाली अपन ने सीधी ध्रुव पर, वो तो अविचलित गुजर जाएगी, क्योंकि I बराबर 0 तो R बराबर 0। एक किरण डालता हूं मैं परिच्छेद पर कहीं ना कहीं, अब ये सीधी निकलनी चाहिए साहब, ये सीधी नहीं निकली तो दिक्कत होने वाली है बस। ये लो बिल्कुल सही। एक किरण, दो किरण मैंने बिंदु या बिंब उससे निकाली, ठीक है ना। एक किरण सीधी चली गई, एक किरण को मैंने परिच्छेद पे डाल दिया। इस बिंदु को मैं कहता हूं M। तो इस बिंदु को मुझे जगह देख के कह देना चाहिए M, छोटा लिखूंगा साहब, है ना। तो OM। अब किरण कहां जाएगी ये तो अभिलंब डिसाइड करेगा। अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब कहते हैं सरफेस पर स्थित बिंदु को C से मिलाने वाली रेखा को। अब देखो साहब, ये अभिलंब बना रहा हूं मैं। थोड़ा सा अगर तिरछा विरछा बन रहा हो तो अवॉइड करिएगा साहब, है ना। ये मैंने बना दिया अभिलंब। अभी सेम को क्या हो गया, जो फालतू में मीटर गया नहीं। अब देखो साहब, इसको तो आप कहोगे आपतन कोण, बिल्कुल साफ साफ लिखना पड़ेगा साहब, डेरिवेशन भी करना है। इसको तो कहेंगे आप आपतन कोण, आई। ठीक है, वेरी गुड, सही चला गया। अब किरण विरल से कहां गई है? सघन। बहुत आराम से बना रहा हूं, बीच में हट भी जा रहा हूं। चित्र बहुत सारे बन सकते थे, मैं सबसे सरल बना रहा हूं, है ना। अब जब विरल से सघन जा रही है तो किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, यानी अपवर्तन कोण R लेस देन I। सीधी सी बात है। तो देखो अपवर्तित किरण में ये देखो, है ना, ये आपकी किरण होगी अपवर्तित, अपवर्तित किरण, है ना। दिख गया आपको क्लियर? यहां से मुड़ गई, थोड़ा सा हल्का डिफेक्ट लग रहा है यहां पे। तो ये अपवर्तन कोण स्मॉल r,
जो आई से छोटा है। अब एक किरण तो ये रही, एक किरण वो है, बाइफरगेट होगी, फैल गई। इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब तो बनने वाला नहीं है ना। ये जो प्रतिबिंब बनने जा रहा है ये आभासी जा रहा है। अब ओ को मैं इधर रख देता पास में, तो हो सकता है कि प्रतिबिंब वास्तविक भी बन जाए। तो सिचुएशन है ना। फिलहाल जो आपको दिख रहा है कि दोनों किरणें एक ही मिल नहीं रही। पीछे बढ़ाओ साहब उसको, उस वाले किरण, ये पीछे बढ़ा, थोड़ा सा तिरछी दिख रही है, गलत है ना, सही नहीं दिख रही। एक मिनट, वेरी गुड। थोड़ा सा यहां पे दिखने में गड़बड़ हुई है। चलो सब तिरछी दिख रही है तो यूं कर लूं मैं, ठीक है। ये सब इमेज अपनी बनी आभासी, ये इमेज, ठीक है। एंगल आई उसको दूसरे कलर से लिख देता हूं। ये एंगल आई जो लिखा ना मैंने, इसका कलर चेंज कर देता हूं। पहले ये काम कर दूं, पहले मिलाने का, चलो है ना। यहां पर सिंगल लाइन ले लेते हैं ताकि चित्र बिल्कुल इजी हो जाए, ठीक है साहब। अब उसको मैं, ये आई था ये, तो ये एंगल आई, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। अब ध्यान से देखना, ये और ये शीर्षाभिमुख है। मैक्सिमम कलर की कोशिश कर रहा हूं, ये और ये शीर्षाभिमुख है। मैं बताता हूं, है ना, वो और ये, तो ये क्या कहलाएगा, आर। छोटा ही दिखेगा आपको, क्योंकि उसमें अपन कोशिश कितनी कर लें, सिचुएशन है जो है, कलर से जरूर अपन मैनेज कर ही रहे, ठीक है। तो ये सब आई आ गया, इसके अंदर आर दिख रहा है आपको, है ना। अब अपन तो अवतल अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र बना रहे। तो मान लीजिए मुख्य अक्ष से ये कोण अल्फा, ये कोण बीटा और ये कोण गामा है, तथा त्रिभुज की रचना के लिए हमने बिंदु M से मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिया। इसको कहते हैं MP कहते हैं, है ना। अगर परिच्छेद का द्वारक छोटा है तो हम समझ सकते हैं कि Y और P लगभग क्या मान लिए जाएंगे, समपाती मान लिए जाएंगे। ये डाला तो मैंने लंब है, लेकिन मैं यूं कह रहा हूं कि अगर XYZ जो परिच्छेद है अवतल, अगर इसका द्वारक छोटा हो तो बिंदु P किसके संपाती माना जा सकता है, Y के। तो कहने का मतलब मैं P से ली जाने वाली दूरियों को Y से ली जाने वाली दूरियां मानूंगा। समझिए आप, है ना। तो सारी रचना क्लियर होगी। मैं एक बार बस समझा देता हूं। n अपवर्तनांक का कोई माध्यम है, वो आपको मैंने समझा दिया, क्योंकि माध्यम का अपवर्तनांक अपन विरल के सापेक्ष लेंगे। इससे तो उसका अपवर्तनांक अपन ने दिखाई दिया, वो तो निरपेक्ष है।
लेकिन सापेक्ष तो कितना है, एन। तो सब एन अपवर्तनांक का कोई पारदर्शी माध्यम है जिसका हमने गोलीय परिच्छेद XYZ काटा हुआ है, यह अवतल परिच्छेद है। Y इसका ध्रुव है, C वक्रता केंद्र है, मुख्य अक्ष पर सूक्ष्म बिंदु के रूप में बिंब O ले रखा है, जिससे दो किरणें XYZ पर आरोपित की गई, एक OY और एक OM। ठीक है सर। अभिलंब से कोण बता ही रखा है, ये आई दिख रहा है। ये किरण अपवर्तित होती है, जिसे पीछे बढ़ाते हैं तो आभासी प्रतिबिंब आई प्राप्त होता है ना सर। ये प्रतिबिंब है और आभासी है ना सर। इस वृत्ताकार परिच्छेद, ये जो वृत्त के आकार में, इसकी वक्रता त्रिज्या हमने मान ली कैपिटल R। ठीक है साहब। डिस्टेंसेज में चाहो तो यहीं लिख देता हूं, है ना, लिख देते हैं अपन, ताकि अपने को फिर अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डिस्टेंसेज में यहीं मेंशन करता हूं, देखो। ठीक है, ये बिंब की दूरी है U। अब अपन वो ध्रुव में समझ गए ना आप, कि मैं ध्रुव P की जगह किसको लूंगा, Y को, है ना। ये प्रतिबिंब की दूरी है, किरण चित्रों में बेटा बहुत परेशानी है, एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है। और एक ये डिस्टेंस है जिसको हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या। P और Y संपाती माने जा रहे हैं, तो आप नाराज होना ही मत, क्योंकि मैं P की जगह Y लिख दिया करूंगा, है ना, या Y की जगह P लिख दिया करूंगा। ठीक है। अब सब अपन अपवर्तन का सूत्र बनाते हैं, क्योंकि त्रिभुज में हम जानते हैं बहिष्कोण बराबर होता है अंतः कोणों का योग, है ना। बहिष्कोण बराबर अंतः कोणों का योग। ठीक है। अब देखो, इसलिए त्रिभुज OMP, ठीक है ना, त्रिभुज OMP में इसमें बहिष्कोण कौन है, गामा। अंतःकोण कौन है, I और अल्फा, बराबर I प्लस अल्फा। इसलिए I इज इक्वल टू कितना हुआ सब, गामा माइनस अल्फा। ये I का जुगाड़ हो गया, है ना, ये आपका I का जुगाड़ हो गया। अब आ जाइए दूसरे त्रिभुज की बात करो, त्रिभुज IMP, है ना, त्रिभुज IMP में बहिष्कोण तो इसमें भी गामा ही है, लेकिन अंतःकोण कौन है, R व बीटा, तो R प्लस बीटा। इसलिए R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, है ना।
यानी आर की भी व्यवस्था हो चुकी है ना गामा को, ठीक है। आई और आर की व्यवस्था होगी। क्यों करते हो आप ऐसा? स्नेल के नियम की रिक्वायरमेंट है, फुलफिलमेंट है ना। तो सब स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से तो आप लिखोगे साइन आई अपॉन साइन आर N2 अपॉन N1 है ना। माध्यम 2 का किसके सापेक्ष? 1 के सापेक्ष, क्योंकि किरण इससे उसमें जा रही है ना। इसको माध्यम 1 कह रहे हैं अपन और इसको माध्यम 2 कह रहे हैं। तो 1 से 2 में तो 1 के सापेक्ष 2 का है ना। अब यदि I व R अल्प हैं तो, अब I और R अल्प है तो साइन I को आप लिखोगे I व साइन R को भी क्या लिखोगे? R है ना। इसलिए सीधी सीधी बात है, I अपॉन R इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, ठीक है ना। अब I की वैल्यू भी है आपके पास और R की वैल्यू भी, तो I और R की वैल्यू रखें। I की वैल्यू गामा माइनस अल्फा और R की वैल्यू गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए है ना, यानी N1 को उससे और N2 को इससे है ना। तो N2 को और N1 को मल्टीप्लाई करने, इधर ले लो या एक स्टेप इधर डाल लेते हैं है ना। N2 गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू N1 गामा माइनस अल्फा, ठीक है। गामा दोनों तरफ आ रहा है, गामा को एक तरफ शिफ्ट कर लो, बाकी अल्फा बीटा को एक तरफ। तो N1 अल्फा माइनस में इधर लाओ तो हो जाएगा N1 अल्फा, ठीक है। N2 बीटा माइनस में तो माइनस N2 बीटा। अब गामा N1 गामा और ये माइनस N2 गामा, यानी N1 माइनस N2 गामा। क्लियर हो गया है ना। तो अपन ने ये सेपरेशन कर दिया, मतलब गामा को एक तरफ कर दिया, अल्फा बीटा वाले पदों को एक तरफ कर दिया है ना। अब क्योंकि I और R अल्प है, जब कोई मुख्य दो कोण अल्प हो तो आप समझ जाइए कि फिर लगभग सभी कोण भी अल्प ही हैं है ना। तो सब यदि अल्फा बीटा व गामा अल्प हैं तो, इसको सब समीकरण में, अभी तक समीकरण की तो जरूरत पड़ी नहीं अपने को, तो इसको मैं समीकरण नंबर 1 डाल देता हूं। मुझे चेंज करनी पड़ेगी जगह, मतलब पीछे जाना पड़ेगा इसलिए है ना। अब अल्फा बीटा तथा गामा अल्प है, अल्प है तो सब, इसलिए अल्फा को अपन लिख दें 10 अल्फा है ना।
लंब यानी एमपी, क्लियर, बटा आधार, है ना। अब आधार को आप समझ रहे हैं, पीओ, पीओ की जगह मैं वाई ओ लिख देता हूं, है ना, क्योंकि अपन ने तो पहले से कंसीडर कर ही लिया ना कि वाई लगभग, वाई और पी लगभग समपाती हैं, ठीक है। तो मैं इसको पीओ की जगह वाई ओ लिख रहा हूं, है ना, वाई ओ, ठीक। बीटा अप्रोक्सीमेटली वही 10 बीटा इज इक्वल टू, अब इस वाले ट्राइंगल में आओ, ट्राइंगल लिख दूं पीछे, है ना, ऐसा करता हूं, ट्राइंगल लिख देता हूं ताकि ये इसलिए हटाकर ट्राइंगल लिख देता हूं, है ना। इसमें तो त्रिभुज ओ एम पी से, ठीक है ना। अब इसमें आई एम पी, ट्राइंगल आई एम पी से, ठीक है, 10 बीटा, लंब तो कॉमन ही रहेगा यानी एमपी रहेगा, आधार पी आई, पी और वाई संपाती है, तो पी आई को क्या लिखोगे आप, वाई आई लिख दूं, वाई आई, ठीक है। मेरे को स्पेस तो चाहिए, चलो एक ट्राइंगल और है, ट्राइंगल सी एम पी, गामा का भी मान रखना है ना, सी एम पी से, सी एम पी में वही गामा और अल्फे, तो इसको मैं 10 गामा, सॉरी, उसे मुझे 10 गामा लिखना चाहिए, है ना। ये सब क्या है, काम एक झटके में हो जाता, लेकिन स्पेस नहीं है यहाँ, क्योंकि मैं वाई ओ का मान रख देता, वाई आई का मान भी रख देता, सब रख देता, पर स्पेस नहीं है मेरे पास, है ना। तो लंब तो अभी भी वही रहा, एमपी, आधार क्या है, पीसी, पीसी की जगह लिखूंगा मैं वाई सी, वो मैंने आपको बता रखा। अब ये सभी वैल्यू किसमें पुट कर दो आप, ये सभी वैल्यूज आप पुट कर दें समीकरण 1 में, n1 अल्फा, अल्फा की जगह अपन लिख देंगे MP/YU, माइनस n2 बीटा MP/YI, चलो पन्ना करते रहेंगे, है ना भी चेंज, तो सब बाय इक्वेशन 1, है ना, n1 अल्फा की जगह लिखेंगे अपन MP/YO माइनस n2 बीटा की जगह लिखेंगे अपन MP/YI बराबर n1 माइनस n2, गामा, गामा की जगह अपन लिखेंगे MP/YC, एक बार चेक कराता हूं मैं आपको, ये देखो n1 माइनस n2, गामा की जगह MP/YC, MP/YI, ये सब लिखते हैं, है ना। अब कॉमन आता है इसमें MP, MP कॉमन आ रहा है, तो इसको तो आप थोरोली कैंसिल कर दो आप, ठीक है, यानी अब n1
वाई ओ, ध्यान से देखो सब। अब ये काम मैं पहले ही कर सकता था, ये काम पहले ही कर सकते थे, जगह होती तो। वाई ओ, वाई ओ क्या है सब? ध्रुव से बिंब की दूरी, इसे यू कहते हैं। यह आपतित किरण के विपरीत है, आपतित किरण के विपरीत है तो माइनस आएगी, है ना? तो सब ये आया माइनस यू। एंड टू वाई आई, ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये भी सामने ही है, ये आएगी माइनस वी इज इक्वल टू n1 माइनस n2 वाई सी। थोड़ा सा ऊपर लिख दो उसको, एक मिनट, है ना? n1 माइनस n2, n1 माइनस n2 वाई सी, ये सब सामने ही है, तो ये माइनस आर। अब देखो मैं आपको बता देता हूं कि आप तो यही ठोस देना एम पी अपॉन माइनस यू, एम पी अपॉन माइनस वी और एम पी अपॉन माइनस आर, ठीक है? अब जब ये लिख दोगे आप तो फिर आपको इस स्टेप को नहीं लिखना पड़ेगा, फिर आपको ये ऊपर वाली स्टेप लिखनी नहीं पड़ेगी। भाई ऊपर वाली स्टेप में आप डायरेक्ट ही देखो, ये वाई ओ, वाई आई और वाई सी, तो आपके ऊपर वाले स्टेप में, एक मिनट, है ना, येलो कलर से लिख दूं, ये देखो माइनस यू, ये माइनस वी और ये माइनस आर। एमपी आपने काटना ही है, तो स्टेप तो लगभग उतनी रही, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिलेगा। तो वहां मेरे को ऐसा लग रहा था उस समय अगर स्पेस नहीं है, लेकिन स्पेस निकल गई तो मैंने लिख दिया, है ना? स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा सा जूम करके देख लेना आप, ठीक? अब ये पॉजिटिव है तो इसको लिख दो n2 अपॉन वी, ये माइनस n1 अपॉन यू, और इस माइनस को आप कंज्यूम कर लो ऊपर, n2 माइनस n1 अपॉन आर। अब देखो मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं ये वाला एकेडमिक वाला बच्चा ध्यान रखे, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो ज्यादा इसमें कुछ कठिनता तो नहीं है, वो आपके सामने दिख ही रही है आपको कि कुछ ऐसा कठिन कार्य नहीं है, है ना? हाँ, चित्र बड़ा बारीकी से बनेगा, उसको जरूर आप मान सकते हो, है ना? तो चित्र बनाने के बाद तो जो भी वर्क है वो सिंपल है, तो इम्पोर्टेंट है। इसलिए क्या होता है मैं आपको बता दूं, जब आप बोर्ड वगैरह की बात करते हैं तो वहां पर वो आपको देता है कि साहब अवतल अपवर्तक गोलीय पृष्ठ के लिए सिद्ध कीजिए कि ऐसे। हाँ, ये जरूर है कि जैसे अपन तो अपवर्तनांक को n1 लिखते हैं, n2 लिखते हैं, अब अलग अलग जगह है, कई जगह ये इसको लिख देंगे μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। तो अपना रिप्रेजेंटेशन अपवर्तनांक का है n से, अलग अलग बुक में अलग अलग से, तो किसी का रिप्रेजेंटेशन है म्यू से। इससे कंफ्यूज मत होना आप, है ना? मैं भी तो मिटा देता हूं, अभी तो फालतू कंफ्यूज होना दिक्कत वाली बात हो जाएगी, है ना? तो अभी तो इसको मैंने मिटा दिया,
लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है, अरे यार, मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता कि सभी में अपने जैसे N1 N2 लेते हो। तो एक बात तो आपने ये सुन ली कि सिद्ध करो पूछेगा आपसे, तो वह यहां तक पूछेगा शायद। इसके आगे भी बढ़ सकते हैं। तो आप बहुत कुछ तो ध्यान रखना जब आप पेपर देने जाओगे, विशेष रूप से जो बच्चे 12वीं में पढ़ रहे हैं उनको एक ज्ञान दे रहा हूं कि वो सिद्ध करो लिखेगा और यहां तक लिखेगा। तो आपको यहां तक करना है ना। अब क्योंकि अपन तो जानते हैं N2/N1 इज इक्वल टू N है, अपन ने तो पहले ही पदार्थ का अपवर्तनांक लिख दिया है ना। तो अपन क्यों छोड़ेंगे, अपन तो इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे N में। तो सब इस समीकरण में राइट और लेफ्ट दोनों तरफ N1 से डिवीजन कर दो, N1 का समीकरण में भाग दे दो। तो ये सब पूछ सकते हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहां तक रोकना पड़ सकता है आपको, क्योंकि एग्जाम में इस स्टेप पर रुकवा देते हैं वो। मैं आगे बढ़ा रहा हूं, है ना। तो सब समीकरण में N1 का भाग देने से दोनों ओर, है ना, दोनों ओर। क्यों दे रहे हैं N1 का, क्योंकि अपने को पता है N2/N1 इज इक्वल टू N, दो भाग। तो ये लिख दिया आपने N2/N1 अपॉन V। यहां भी आप N1 का भाग दोगे, ये N1 का भाग तो आप यहां भी दोगे, ठीक है। इधर भी आपने देना है, अपॉन R। अब आप समझिए होंगे N2/N1 इज इक्वल टू N, तो यहां लिख देंगे N अपॉन V। ये कट ही गया, यहां आ गया 1/U। ये N2/N1 यानी N और ये 1 या। तो सब मेरे हिसाब से तो इस डेरिवेशन को यहां तक होना है, होता तो यहीं तक ही है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया ना कि अपने जो पेपर्स आते हैं उनमें इसको यहां तक ही सोल्व करवाते हैं। ये सब गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र है, चाहे गोलाकार पृष्ठ अवतल हो, चाहे गोलाकार पृष्ठ उत्तल हो। क्लियर। अब सब थोड़ी सी बात को समझिए। एग्जाम के हिसाब से तो सारा काम हो ही गया, लेकिन अपने हिसाब से नहीं हुआ ना। अब कंपटीशन वाले बच्चा तो ज्यादा दिमाग रखता है ना। अब कंपटीशन वाला बच्चा तो कहता कि सर उत्तल अपवर्तक पृष्ठ होती तो क्या करते फिर आप। हालांकि एकेडमिक वाला बच्चा भी अगर नहीं करते तो ही सोचता है कि यार वही बता दिया जो इजी है ना। तो दोनों ही बच्चों को संतुष्ट करने का मेरा काम है। अब मैं आपके सामने चित्र बनाता हूं उत्तल अपवर्तक पृष्ठ का, और मैं अब आपको समझाता हूं। इसमें 6 चित्र बन सकते हैं। कैसे? ये से आपने विरल माध्यम में बिंब रखा, एक चित्र, ठीक है। आप सघन माध्यम में भी बिंब रख सकते थे, 2 चित्र। उत्तल अपवर्तक पृष्ठ भी ले सकते थे, 3 चित्र। जिसमें विरल माध्यम में
3, उसमें भी सघन माध्यम में रखा जा सकता था बीम। 4 चित्र। ठीक है। उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है तो उसमें इमेज काल्पनिक भी बन सकती है और रियल भी बन सकती है। तो 5 चित्र। तो इसके चित्र तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। मैंने आपको गिना दिया ना, 5 तो इससे ही दिख रहे हैं। अभी एक चित्र तो बन जाएगा, आप इसको सघन माध्यम में रखो। 2, एक ये रहा, एक और 2। उत्तल अपवर्तक पृष्ठ में वही विरल, सघन में रखो 4। ठीक है ना। अब उत्तल में जैसा आप प्रतिबिंब वास्तविक बना रहे हो या प्रतिबिंब काल्पनिक बना रहे हो, उत्तल में है लफड़ा तो एक चित्र और जुड़ गया। भाई अपन जो बनाएंगे वो तो बनेगा जो बनेगा, उसके अगेंस्ट दूसरा भी तो बना सकते हैं। अपन ने बनाया भी चित्र बनाएंगे अपन। मान लो काल्पनिक बन गया तो रियल वाला भी तो बना सकते हैं ना। तो कम से कम 5 चित्र तो है ना। ठीक है। लेकिन मेरा आपको क्लियर कहना है कि ये गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र है। चाहे गोलाकार पृष्ठ उत्तल हो चाहे अवतल हो, ये फाइनल है। ठीक है। चलो सब, अब उत्तल अपवर्तक पृष्ठ चित्र बना रहा हूं केवल, है ना। उत्तल अपवर्तक पृष्ठ, है ना। फिर आप बता दीजिएगा। हालांकि चित्र बनते ही आपको भी दिख जाएगा, क्या यार बात प्रूव हो जाएगी। अब फिर अगर आपको नहीं लगा कि यार जैसे अपन ने इसमें देखा, फिर आपको लगा कि नहीं यार बात नहीं बन रही, तो ठीक है, पूरा डेरिवेशन पहुंचा देंगे। चलो सब, बाकी तो सब वही चीजें हैं। अब जो आप पृष्ठ लोगे वो तलाकार है, इसका वक्रता केंद्र तो जुगाड़ हो ही गया। देखो सब, चित्र बनाने में आफत तो बहुत है सब, है ना, पर बना देते हैं आपके लिए सब। ये सब तल अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है। ये XYZ परिच्छेद उसका, ये X सेंटर को वही Y और ये Z। ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष होगी, ये ध्रुव। ठीक है। अब वक्रता केंद्र तो अपन ने लिया नहीं, तो वक्रता केंद्र अप्रोक्सीमेटली अब यहां मान लेते हैं अपन, है ना। आपको सोच तो रहा नहीं हो चित्र में, तो इसको यहां रहने दो। ठीक है। अब यहां पर दिक्कत आती है, आप वस्तु कहां ले रहे हो। तो वस्तु हम अभी भी रेयरर में ही ले रहे हैं, यानी विरल में ही ले रहे हैं। ये विरल, भाई आगे ना बात वही कि साहब आप वस्तु को कहां ले रहे हो, तो हम विरल में ही ले रहे हैं। वही अपवर्तनांक N1, ये सघन, वही अपवर्तनांक N2 और विरल के सापेक्ष सघन का, है ना, ये लिख देता हूं N2। ठीक है। और ये अपने को पता है इससे N2/N1 इज इक्वल टू N, विरल के सापेक्ष सघन। अब ध्यान दो सब बात पे, है ना। प्रतिबिंब कैसा बनेगा अभी देखते हैं। रेयरर में ये बिंब, इस दूरी को आप
यू बोलेंगे, है ना, ये यू कहलाएगी। क्लियर? एक आपतित किरण तो आप ध्रुव पे डाल दोगे, एक इसकी उत्तल परिच्छेद पे डाल दोगे, वो इसका नाम एम ही रखेंगे ना, सब सेम। अब ये किरण कहां जानी है, स्वाभाविक अभिलंब डिसाइड करेगा। अभिलंब दर्पण पर स्थित किसी बिंदु को वक्ता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। वेरी गुड, ये बन गया अभिलंब। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, बहुत सही। अब कोण, तो सब ये कोण हुआ आपके लिए आपतन कोण आई। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ठीक है। अब क्योंकि किरण विरल से सघन में जा रही है, ठीक है, अभिलंब की ओर झुकेगी। एक किरण तो ये चली गई और एक ही, देखो सब प्रतिबिंब कैसा बन गया, वास्तविक। तो मैंने कहा था ना कि प्रतिबिंब काल्पनिक भी बना सकते हैं अपन, और इसमें वास्तविक भी बना सकते हैं। थोड़ा सा चित्त उधर मुंह कर रहा है, लेकिन आप तो समझने पे कंसंट्रेट रहो। ये इमेज है ना, यानी प्रतिबिंब, ठीक है ना। इस डिस्टेंस को आप v कहोगे। यहां पे प्रतिबिंब वास्तविक है, सब आभासी नहीं है ना। तो ये ध्यान रखना कि प्रतिबिंब वास्तविक, और ये डिस्टेंस आर ही कहलाएगी। एंगल देखो सब, ये क्या कहलाएगा, आर, ठीक है। ये वही अल्फा, ये वही बीटा, सेम, और ये वही गामा। ये आप एम से लम डालोगे, वही एमपी, पहले की तरह ही y लगभग बराबर p। ये सब उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है। अब मैं इसमें आपको खड़ाखड़ दिखाता हूं, बहिष्कोण अंतःकोणों के योग के बराबर, है ना। तो देखो बहिष्कोण तो दिखे पहले, बहिष्कोण अंतःकोण कोणों के योग के बराबर। चलो देखो खटाखट, ध्यान से देखना। त्रिभुज OMI, OMI, OMI में देखो बहिष्कोण I है ना, और अंतःकोण कौन, सॉरी OMC, गामा लेना पड़ेगा ना, क्योंकि अल्फा बीटा ही रह जाएगा ना फिर। बस मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूं आपको, पूरा नहीं कर रहा है ना। OMC, अब OMC में ये बहिष्कोण, तो I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, है ना। और देखो ट्राइंगल, अब किस में देखें, ये MCI, ट्राइंगल MCI, MCI में देखो बहिष्कोण कौन है, गामा, है ना, यही गामा बराबर अल्फा प्लस बीटा, सॉरी आर प्लस बीटा ना। जल्दबाजी में काम बिगड़ रहा हूँ सब, मेरे क्या टाइम आपका एक हो रहा है ना बहुत ज्यादा, इसलिए। हाँ सर, तो गामा बराबर आर प्लस बीटा। चलो थोड़ा सा आराम से ही करते हैं। एक तो लिया मैंने OMC, ठीक है, इसमें ये दोनों अंतःकोण, ये बहिष्कोण, ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब इसमें आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, इसलिए आर बराबर गामा माइनस बीटा। तो एक में गामा प्लस अल्फा आ गया, एक में
अब देखो स्नेल के नियम से आई और आर को अल्प मान लेते हैं, तो साइन आई अपॉन साइन आर, आई और आर अल्प है तो ये आई अपॉन आर, वही n2 अपॉन n1। इसको फास्ट करा देता हूं ना, आई की वैल्यू रख दो गामा प्लस अल्फा और आर की वैल्यू रख दो गामा माइनस बीटा n2 अपॉन n1। ठीक है, खटाखट इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, इधर n1 गामा प्लस अल्फा, n1 गामा प्लस अल्फा, n2 गामा माइनस बीटा। देख लो आप खटाखट, है ना, n1 गामा प्लस अल्फा और n2 गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। गामा गामा को सेपरेट कर दो, n1 अल्फा, बीटा को इधर लाओ, n2 बीटा, है ना, प्लस हो गया, गामा को उधर ले जाओ तो n2 माइनस n1 गामा, अल्फा बीटा गामा अल्प है तो सब n1 अब अल्फा, है ना। इसी चीज से देखो खटाखट, अल्फा लम तो कॉमन ही आएगा mp, ये माइनस में आएगा u, है ना, u माइनस में आएगा, आपतित किरण के विपरीत है, तो mp कॉमन है सब में, ये माइनस u प्लस, अब बाकी सब प्लस आएंगे, n2 बीटा, ये सब आपतित किरण की दिशा में yi yc, तो ये सब प्लस आएंगे, बीटा mp yi का मतलब प्लस v, है ना, तो mp yi यानी प्लस v, n2 माइनस n1 गामा, mp तो आना ही है, अपॉन प्लस आर ही आएगा इसमें भी, ट्राइंगल यही लेंगे। अब yc का मतलब प्लस आर, ठीक है, ये प्लस आर, यानी mp तो कॉमन आके आपका कट गया, ये mp तो कॉमन आके कट गया। अब देखें आप n2 अपॉन v, उसको पहले लिख लेता हूं, n1 अपॉन u इज इक्वल टू, इधर देखें अपन तो n2 माइनस n1 अपॉन r, ठीक है। अगर ऑर्डर चेंज करना चाहें, आप चाहें कि जैसे वैसा ही आए इसके जैसा, देखो इसमें वही है n2 अपॉन v, इसमें भी देखो n2 अपॉन v है, इसमें माइनस n1 अपॉन u, इसमें भी देखो माइनस n1 अपॉन u है, इसमें वो n2 माइनस n1 अपॉन r, यहां भी वही चीज है। तो साहब आप अवतल पृष्ठ लो चाहे उत्तल पृष्ठ लो, देख लो आप ध्यान से, दोनों से सेम आएगा। इसको मैंने शॉर्ट में कर दिया, बोला तो मैं पूरा हूं, है ना। अब इसके अलावा भी 3 वेरिएशन इसमें और हैं, समझिए आप। इसमें ये वास्तविक प्रतिबिंब है, आभासी भी बन सकता है, इसमें आभासी भी बना सकते, बाकी तो समझिए ना, बाकी तो वही n1 का भाग दूंगा और यही चीज आ जाएगी। चलो कर ही देता हूं उसको, कंप्लीट है ना। n1 का भाग दो तो n2 अपॉन n1 v, यहाँ भाग दिया 1 अपॉन u, यहाँ भाग दिया n2 अपॉन n1, यहाँ तो 1 हो गया r, n2 अपॉन n1 यानी n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u यानी n माइनस 1 अपॉन r। यह गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र है जो उत्तल और अवतल दोनों पृष्ठों के लिए समान है। चाहो तो इधर देख लो, ये रहा
और वो रहा, तो सब दोनों से हो गया। अवतल से भी करा दिया, है ना, जो आते ही बनाया था चित्र वो अवतल वाला चित्र था ये, और आपको उत्तल से भी करवा दिया। आपको ऐसा भी आए, थ्योरी वही है, सब कुछ वो का वही है, बस यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट लिया है। इसमें जरूर यहाँ लिख दिया था कि कौन सा अल्प वगैरह है, तो इसमें लिख दिया था, ये देखो यहाँ लिख दिया, तो इसमें सब लिख दिया। बस वो कहो वहाँ कॉपी कर दो आप। यहाँ पे मैंने 10 वगैरह बाकायदा विस्तार में दिखा दिए। वहाँ मैंने इतना टाइम नहीं था मेरे को दिखाने का, तो मैंने यहीं पे रख के दिखा दिया अल्फा बीटा गामा। तो बच्चों, गला खराब है, क्षमता आज इतनी है, फिर और भी अगर वेरिएशन आप पूछोगे इसमें तो बता देंगे, है ना। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।